गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि जो द्रव क्रिस्टल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला था सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल और नेमेटिक द्रव क्रिस्टल। सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये परतों के रूप में गमन करता है या बहता है, ठीक है। इसमें वाटर की तरह प्रॉपर्टी नहीं होती और ये विषमदैशिकता के गुण की पालना करते हैं, ठीक है। अब उसको कुछ उदाहरण देखते हैं कि एथिल पी बेंजोक्सी बेंजोएट है, जिसका अपन अगर अपन संक्रमण ताप देखें तो 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गलनांक कितना है इसका 121 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी प्रकार एथिल पी बेंजोक्सी सिनेमेट है, जिसका टीसी होता है 140 और गलनांक होता है 249। एन ऑक्टेल पी एजोक्सी सिनेमेट है, जिसका संक्रमण ताप होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक होता है 175 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा प्रकार है निमेटिक द्रव क्रिस्टल, ठीक है। इस प्रकार के द्रव क्रिस्टलों की संरचना धागे के समान होती है, ठीक है। ऊपर वाली जो निमेटिक थी उसकी कैसी थी, उसकी जो सिमेट्रिक की परतों के रूप में थी, ठीक है। इसकी अगर अपन संरचना देखें तो धागे के समान होती है और निमेटिक शब्द ग्रीक भाषा के नेमेटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धागा या सूत्र, ठीक है। इस प्रकार के पदार्थों की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पहली है कि इस प्रकार के द्रव क्रिस्टलों का प्रवाह सामान्य द्रव के समान होता है, ठीक है। इनका प्रवाह न्यूटनी होता है, अतः ये क्या श्यानता के नियमों की पालना करते हैं। यदि इनकी विस्कोसिता अन्य द्रवों की तुलना में कम होती है ठीक है, न्यूटनी होते हैं, ठीक है, अर्थात श्यानता के गुणों की पालना करेंगे, जबकि सिमेट्रिक जो थे वो श्यानता की पालना नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर न्यूटनी गति नहीं पाई जाती थी। तीसरी है कि इस प्रावस्था के गुण द्रव्य के समान होते हैं, फिर भी ये क्या करते हैं, विषमदैशिकता को दर्शाते हैं, परंतु सिमेट्रिक द्रव्य क्रिस्टल की तुलना में ये अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, ठीक है। इस प्रावस्था के द्रव्य से समानता रखने के बावजूद भी क्या करते हैं, विषमदैशिकता का गुण को दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बस सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक द्रव्य क्रिस्टल की तुलना में ये क्या होते हैं, अपेक्षा कम विषमदैशिकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात थोड़े बहुत इसके जो लक्षण हैं वो क्या द्रव्य से मिलते हैं। इस प्रकार के द्रव्य क्रिस्टलों के अणु एक अक्षीय होते हैं, लेकिन सिमेट्रिक द्रव्य क्रिस्टलों के विपरीत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, ठीक है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा से ये अपने चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में देखने पर यह आविल द्रव बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है, जबकि ये इस क्षेत्र को हटाते ही द्रव में पुनः क्या आ जाती है, आविलता होती है, ठीक है। जो निमेटिक प्रकार के द्रव हैं वो क्या होते हैं, अगर अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होंगे, टर्बिड लिक्विड से प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अपन हटाते हैं तो क्या होता है, वापस से ये टर्बिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्रुवित प्रकाश में देखने पर ये धागे जैसी संरचना दिखाई देते हैं। ये क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन प्रारूप दर्शाते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करते हैं अगर अपन, तो उदाहरण है इसके पीएजोक्सीएनिटॉल, पीएजोक्सीफेनिटॉल, पी मेथोक्सीसैनिमिक एसिड और है एनिसैल्डिजीन और डाइबेंजल बेंजीडीन, जिनके संक्रमण ताप और गलनांक हैं जो कि टेबल में दे रखे हैं। नेक्स्ट है मिश्रित द्रव क्रिस्टल, ठीक है। तीसरा प्रकार का है मिश्रित द्रव क्रिस्टल। कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जो सिमेटिक और निमेटिक दोनों प्रावस्थाओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब कुछ लिक्विड क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जो निमेटिक और सिमेटिक दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी को रखते हैं। इन यौगिकों को गर्म करने पर ये एक निश्चित ताप पर सिमेटिक द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होते हैं, तथा उसके पश्चात ये उच्च ताप पर निमेटिक द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अगर अपन मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो अगर अपन इसको टेम्परेचर दें तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल के अंदर चेंज होगा, ठीक है। और सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल के चेंज होने के बाद में अगर अपन इसको हॉट हीट प्रोवाइड करवाएं तो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के अंदर चेंज हो जाता है। इसे और अधिक गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इन यौगिकों के दो संक्रमण ताप व एक गलनांक
होता है, ठीक है? क्योंकि दोनों प्रावस्था इसके अंदर होती है। पहला संक्रमण ताप होगा जब सिमेटिक में चेंज होगा और दूसरा संक्रमण ताप होगा जब वह न्यूमेटिक में चेंज होगा। और न्यूमेटिक से अगर अपन टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो इसका गलनांक बिंदु आ जाता है। उदाहरण के तौर पर अपन उच्च कोलेस्टीरियल एस्टर में माइस्टीरेट की अध्ययन करने पर 2 संक्रमण ताप व गलनांक क्रमशः 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड और 83 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होते हैं। अर्थात अगर अपन इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखते हैं कि कोलेस्टेरॉल एस्टर में माइस्टीरेट की अगर बात करें EAPAC इसकी शॉर्ट फॉर्म में नाम दे रखा है। तो सबसे पहले अगर ये सॉलिड होता है, ठीक है? अगर अपन इसको 83 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें तो क्या होगा, ये किसके साथ में साम्य अवस्था में रहेगा, इसकी सिमेट्रिक स्टेज के अंदर, ठीक है? और अगर अपन इसको 91 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक प्रावस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में, ठीक है? और 180 डिग्री के ऊपर ये क्या होगा, निमेटिक प्रावस्था में कन्वर्ट होकर होगा, ठीक है? और इसके पश्चात निमेटिक प्रावस्था के पश्चात में अगर अपन 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम इसको ताप दें तो बाद में क्या प्योर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? कुछ यौगिकों ऐसे अधिक एक से अधिक सेमेटिक प्रावस्था प्रदर्शित करता है, जैसे एथिल एनिसेल पी एमिनो सिनेमेट, जो EAPAC का अपन ऊपर एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है? उसके बारे में बता रखा है कि जिसमें एक से अधिक सिमेट्रिक स्टेज प्रेजेंट होती है। अब इसमें देखिए कि ठोस के बाद में 2 सिमेट्रिक स्टेज आती हैं अलग-अलग टेम्परेचर्स पे, ठीक है? उसके पश्चात में निमेटिक और प्योर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो कुछ में एक से अधिक सिमेट्रिक प्रावस्थाएँ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एथिल एनिसेल पी एमिनोसिनेमेट, EAPAC का पूरा नाम है। द्रव अवस्था में परिवर्तित होने से पहले 2 सिमेट्रिक प्रावस्था व 1 निमेटिक प्रावस्था को दर्शाता है। ठीक है? इस कारण यह यौगिक 3 संक्रमण ताप व 1 गलनांक प्रदर्शित करता है। अपन ने कोलेस्टेरॉल एस्टर में माइस्टीरेट की बात की थी तो वहाँ 2 तो संक्रमण ताप और 1 गलनांक थे, क्योंकि वहाँ केवल 1 सिमेट्रिक प्रावस्था और 1 ही निमेटिक प्रावस्था थी। ठीक है? और 1 गलनांक बिंदु था। जबकि अगर अपन EAPAC की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर तो 3 तो संक्रमण ताप होंगे और 1 गलनांक बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सिमेट्रिक प्रावस्था, 1 गलनांक और एक न्यूमेटिक प्रावस्था में जो टेम्परेचर में परिवर्तित होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है अपना कोलेस्टेरॉल द्रव क्रिस्टल, ठीक है? कि इस प्रकार के द्रव क्रिस्टल न्यूमेटिक प्रावस्था के गुणों के साथ साथ कुछ गुण सिमेट्रिक प्रावस्थाओं के भी प्रदर्शित करते हैं। इस व्यवहार को सर्वप्रथम कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट में देखा गया था। इसका संक्रमण ताप कितना होता है, 145 डिग्री सेंटीग्रेड व गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोलेस्ट्रॉल के एस्टर फॉर्मेट से माइरिस्टेट तक भी इस प्रकार के गुण दर्शाते हैं। ये निमेटिक प्रावस्था की तरह क्या होते हैं, पतले द्रव होते हैं, किंतु सिमेटिक प्रावस्था की तरह क्या होते हैं, ध्रुवित प्रकाश में रंग प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कोलेस्ट्रॉल अगर लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टी इसकी सिमेट्रिक प्रकार की होगी और कुछ निमेटिक प्रकार की होगी, ठीक है? अगर ये निमेटिक प्रकार की तरह पतले लिक्विड की तरह होंगे, ठीक है, तो ये क्या सिमेट्रिक प्रकार की तरह ध्रुवित प्रकाश के अंदर अलग-अलग रंग के अंदर प्रदर्शित करेंगे। यानी इनकी सतह क्या होती है, संरचना होती है, सतही संरचना होती है, लेकिन इनकी सतह की मोटाई सिमेट्रिक प्रकार की तुलना में अधिक होती है। प्रत्येक परत में क्या होगा, 500 से 5000 तक अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है? अगर अपन इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट हैं जो सॉलिड क्रिस्टल हैं 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसके साथ किस में कन्वर्ट होगा, ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है जो कि अपनी द्रव प्रावस्था में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अगर इसको और कन्वर्ट टेम्परेचर दे तो बाद में प्योर द्रव्य के अंदर चेंज हो जाता है। सबसे पहले ठोस कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट से लिक्विड कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट में कन्वर्ट होगा और लिक्विड कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट से अगर अपन और हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बाद में प्योर द्रव्य के अंदर कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत, जिसे अपन जून सिद्धांत कहते हैं या थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स या द स्वाम थ्योरी भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं कि द्रव क्रिस्टलों अथवा आविल द्रवों, टर्बिड लिक्विड कहते हैं, दर आविल द्रवों को पहले पायसो अर्थात इमल्सन की भांति विस्मांगी निकाय हेट्रोजीनियस सिस्टम समझा जाता था, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म कण निलंबन सस्पेंशन की स्थिति में होते थे, परंतु शीघ्र ही यह धारणा अस्वीकार कर दी गई, क्योंकि सूक्ष्म कण ना तो कोई कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेक्षित किया जा सका और ना ही छानकर पृथक किया जा सका, ठीक है? अगर अपन लिक्विड क्रिस्टल या टर्बी लिक्विड्स की बात करें तो ठीक है, इसको पहले
इमल्सन की तरह हेटेरोजेनियस सिस्टम समझा जाता था, ठीक है, जिसके अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स थे वो प्रेजेंट होते थे, लेकिन इन माइक्रो पार्टिकल्स को ना तो अपन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देख सकते थे और ना ही इसको अपन फिल्टर करके सेपरेट कर सकते थे। इस वजह से इस जो हाइपोथेसिस को था वो नकार दिया गया था। फिर लेमान ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि वास्तव में आविलदार और समांगी होते हैं और आविलता वास्तव में एक प्रकाशिक प्रभाव है, ठीक है। फिर लेमान नामक एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बताया था कि जो टर्बिड लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं और होमोजीनियस सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर जो टर्बिडिटी है, ठीक है, आविलता है, वो क्या होती है, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, प्रकाशिक प्रभाव होता है। दैर्ध्य क्रिस्टलों की संरचना तथा आविलता की श्रेष्ठ व्याख्या बोस द्वारा प्रस्तुत झुंड सिद्धांत के आधार पर की गई, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार मध्य रूपीय आचरण अर्थात मिजोमॉर्फिक जो बिहेवियर है उन पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें लंबी श्रृंखला होती है। फिर एक बोस नामक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने स्वार्म थ्योरी अर्थात झुंड सिद्धांत को प्रदर्शित किया लिक्विड क्रिस्टल्स की व्याख्या करने के लिए। उन्होंने ये बताया था कि जो मिजोमॉर्फिक स्टेज आ रही थी लिक्विड्स के अंदर, अपन ने देखा था पहले एग्जाम्पल्स के अंदर जिसमें मध्य रूपीय अवस्थाएं बन रही थी, तो उन्हें बताया था कि जो मध्यवर्तीय अवस्थाएं थी अर्थात मध्य रूपीय जो आचरण था, मिजोमॉर्फिक जो बिहेवियर था, वही पदार्थ द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं जो लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। अतः लंबी श्रृंखलाओं के कारण मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, ठीक है। अगर जिसकी स्ट्रक्चर लंबी होगी तो क्या होगा, फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वे स्वयं को समांतर संरचना में क्या करते हैं, व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अनेक समूह अथवा झुंड ये क्या बन जाते हैं, स्वाम बन जाते हैं, ठीक है। अगर लंबी श्रृंखला में एक दूसरे को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे वे, ठीक है, तो क्या होगा, झुंड बन जाएगा आप आस पास आकर। अतः ये देखा गया कि एक झुंड में एक उपस्थित अणु एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, परंतु वे दूसरे झुंड में उपस्थित अणुओं के समांतर नहीं हो सकते, ठीक है। अतः ये देख उन्होंने बताया था कि एक झुंड के अणु तो एक दूसरे के समांतर होते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक झुंड मौजूद हैं तो वे एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे, ठीक है। अर्थात एक झुंड में उपस्थित अणुओं की जो श्रृंखला है वही समांतर होगी, दूसरे जो झुंड है उसमें उपस्थित जो अणु है वो पहले झुंड के समांतर नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उन ये डायग्राम द्वारा बता रखा है कि अगर अपन एक झुंड की बात करें तो एक झुंड की जो देखते हैं अपन जो श्रृंखला है वो एक दूसरे के समांतर है। फिर जो दूसरे झुंड की जो श्रृंखला है वो दूसरे झुंड के आपस में समांतर है, अर्थात एक झुंड दूसरे झुंड के समांतर नहीं है, ठीक है। इनकी श्रृंखला आपस में समांतर हो सकती है लेकिन एक झुंड की श्रृंखला दूसरे झुंड के समांतर नहीं हो सकती, ठीक है। अतः अणुओं का प्रत्येक झुंड एक छोटा क्रिस्टल माना जाता है, ठीक है, जिसमें अनेक अणु एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार एक क्रिस्टल में छोटे छोटे क्रिस्टलों की श्रेणियां होती हैं जो द्रव्य के बल्क में अर्थात स्थूल में अव्यवस्थित वितरित रहती है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा था कि एक झुंड को अगर अपन एक क्रिस्टल माने, ठीक है, तो ये अणु एक दूसरे के क्या समांतर व्यवस्थित है, ठीक है। झुंड को उन्होंने क्या मान लिया, क्रिस्टल। अब क्रिस्टल के जो अणु है वो एक दूसरे के क्या समांतर व्यवस्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्रव्य क्रिस्टल है वो अनेक छोटे छोटे क्रिस्टलों की श्रेणियों में व्यवस्थित होता है जो कि द्रव्य के क्या स्थूल में अर्थात डीप तक उसके सेंटर में डीप तक अव्यवस्थित रूप से क्या रहता है, वितरित रहता है। वास्तव में लेमान ने पाया कि प्रत्येक झुंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पारदर्शी द्रव क्रिस्टल जैसा दिखता है, ठीक है। और द्रव क्रिस्टलों की जो आविलता है विभिन्न झुंडों के मध्य सीमाबंधों के पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ठीक है। फिर लेमान ने जब इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो उसने देखा था कि जो द्रव्यों का झुंड है वो प्योर लिक्विड्स की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये द्रव क्रिस्टलों की जो ट्रेबिडिटी होती है, ठीक है, वो विभिन्न झुंडों के मध्य सीमाबंधों के संबंधों पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ठीक है। और जो टर्बिडिटी होती है किसी भी लिक्विड्स की, वो जो बाउंड्री होती है हर एक झुंड के बीच की, उसकी वजह से ये टर्बिडिटी दिखाई देती है। वास्तव में क्या होते हैं, प्योर लिक्विड्स होते हैं, लेकिन जो टर्बिडिटी का जो मेन रीजंस बताया, उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक झुंड एक दूसरे के समांतर नहीं होता, इसलिए उनके बीच में क्या एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के कारण वो टर्बिडिटी प्रकाशिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देती है। इसके आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।